देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मेरे पानी को उतरता दे, किनारे पर घर ना बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा. इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए आज बड़ी तस्वीरें देश ने देखी. नमस्ते, मैं हूं रोहित पोखरियाल. शाम के 6 बज चुके हैं. अब तक की हर बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं आपके सामने. देवा भाव की महाशपथ, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस. तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने. एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने साथियों के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की. भव्य शपथ ग्रहण समारोह रहा. 40,000 से अधिक लोग इसमें शामिल होने पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं. साथ ही रहे अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे साहब. महायुति को बंपर मैंडेट दिया. जितना बड़ा मैंडेट, जाहिर सी बात है उसके लिए उतना हार्डवर्क किया था महायुति ने. और जब यह बंपर मैंडेट मिला तो पार्टी बनती है. और उसकी तस्वीरें आपने देखी. दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, यह नारा लोग लगाते हुए नजर आए. ये तस्वीरें कुछ आपको हम दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अलग अलग स्टेट्स के बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. और यहां से शक्ति प्रदर्शन का जो संदेश गया वो आप देखिए. 40,000 से अधिक लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने. कोई ऐसा सितारा नहीं जो यहां पर ना पहुंचा हो. बॉलीवुड के किंग खान से लेकर, जिसकी तस्वीर आप फर्स्ट विंडो में देख रहे हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अंबानीज अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी पहुंचे. उनकी बहू पहुंची, संजय बाबा पहुंचे. उसके अलावा जगह जगह से लोग, समर्थक पहुंच रहे थे. यह शपथ काफी इंपॉर्टेंट है. और देवा भाव हर तरफ यह नारा है. इस बार का कैंपेन व्यापक स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो जरूर कहा जा रहा था कि फेस जो है वो एकनाथ शिंदे का है, लेकिन देवा भाव उनका मैजिक चला. और संगठनात्मक तौर पर संगठन को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो देवेंद्र फडणवीस को मिली हुई थी, उसमें 10 आउट ऑफ 10. जब सूबे के अंदर पार्टी लड़खड़ाई, उस वक्त पार्टी को संभाला. जब सूबे के अंदर सीएम पद से हटने की बात आई, उस चीज को संभाला. आलाकमान से संदेश आया कि अब आप डेप्यूटी बनेंगे, उस चीज को भी माना. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे
यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ. और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेंस बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा. तो शपथ ग्रहण आपने सुना देवेंद्र फडणवीस का. काफी मेहनत की, बम्पर मैंडेट मिला और उसके बाद जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होना था वो भी देखिए. ये 3 तस्वीरें हैं देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण से पहले. गणपति बप्पा के दर्शन किए. आप जानते हैं कोई भी शुभ काम, बड़ा काम हो, बड़ी जिम्मेदारी हो, गणपति बप्पा के दर पर जाइए, उनके सामने अपनी प्रार्थना रखिए और गणपति बप्पा का जब नाम आ जाए तो हर चीज बहुत ही सुगमता के साथ हो जाती है. ये हमारी मान्यता है. वही देखिए आप, देवेंद्र फडणवीस गणपति जी के सिद्धिविनायक पहुंचे दर्शन करने. उसके बाद मुंब्रा देवी मंदिर में जाकर मां मुंब्रा के सामने घुटने टेके. जो आशीर्वाद दिया मां ने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया, उनके आगे दीप जलाए और उसके बाद आजाद मैदान पहुंचे और जनता के बीच जनता के लिए शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस. ये आपके सामने 10 तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें, माफ कीजिएगा, 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें अब तक क्या कुछ रहा, क्योंकि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन रहा. वीवीआईपी चेहरे रहे, राजनीति के तमाम दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आजाद मैदान पहुंचे. आजाद मैदान को इसलिए भी किया गया, पहले था वानखेड़े होगा. पॉलिटिकल फील्ड के स्टार्स तो रहे और बॉलीवुड, क्योंकि मुंबई की बात हो रही है तो अब आप देखिए मुंबई के भी तमाम सितारे आज आजाद मैदान में रौनक बढ़ाते हुए नजर आए. ये 8 तस्वीरें, महज 8 तस्वीरें हैं. अब देवेंद्र फडणवीस कब कब मुख्यमंत्री बने? 3 बार बने. 2014 में बने थे, आपको याद होगा. पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे. ऐसा करने वाले दूसरे ही फेस है महाराष्ट्र जैसी स्टेट में जिन्होंने 5 साल पूरा रूल किया हो. दूसरी बार बने थे, आपको याद होगा, सुबह सुबह पहुंचे थे राज्यपाल जी के पास. साथ अजीत दादा पवार भी थे. जल्दी जल्दी में सुबह सुबह ये खबर ब्रेक हो गई कि देवेंद्र फडणवीस ने ले ली शपथ. अपडेट्स आए तो पता चले 80 घंटों में सरकार वापस छिन गई. और तीसरी बार आज की वो तारीख जब आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ. बड़ी तस्वीरें यहां से निकल कर आई. महायुति में सब ठीक है, नहीं है. और फडणवीस का राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर आप देखिए जिस तरीके से चला है वो बहुत शानदार भी रहा है. आपने देखा होगा एक वक्त पर ऐसा भी नजर आ रहा था कि शिवसेना से अलग होने के बाद क्या अपना अस्तित्व भी भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी. संगठन में काफी उतार चढ़ाव आए और संगठनात्मक तौर पर न सिर्फ खुद को मजबूत करने के प्रयास किए देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ने, बल्कि संवाद दूसरी पार्टियों के साथ भी किया. पूरा नाम क्या है? देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस. 1970 में जन्मे. इनके पिताजी भी काफी जाने माने कदावर चेहरे रहे. नागपुर में इनका जन्म हुआ. स्टूडेंट करियर से ही, छात्र राजनीति से ही इन्होंने इस दिशा में शुरुआत कर दी. सबसे कम उम्र के पार्षद 22 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र के मेयर 27 साल की उम्र में. 1999 में मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बने साल 2013 में. चुनाव में मैंडेट आया, लेकिन इस बार जो मैंडेट आया इससे पहले नहीं था. 2014 में 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ. शरद पवार साहब के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा चेहरे रहे सीएम बनने वाले. 2019 में दूसरी बार, मैंने आपको बताया, अजीत दादा पवार के साथ सीधा राजभवन 80 घंटे. और इसी चीज पर तंज, इसी चीज पर मजाकिया अंदाज कल आपने महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, जब एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत ही खिलखिलाते हुए अंदाज में, एकनाथ शिंदे साहब की मुस्कान भी बहुत दिनों से गायब थी, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई.
मॉडल भी रहे हैं, आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस मॉडल भी रहे हैं, कई प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करते रहे। अब कौन कौन से खास मेहमान, अब इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मेहमान कौन कौन थे सब देख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, नीतीश कुमार, गठबंधन के साथी। अब ये आसपास जो ग्राफिकली हमारी टीम घुमा रही है, आप समझ रहे हैं, ये इनका पूरा पॉलिटिकल करियर है। बेदाग छवि के रहे हैं, नागपुर से ताल्लुक रखते हैं तो आरएसएस के बहुत करीबी हैं, कुशल रणनीतिकार हैं, अब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अब शरद पवार साहब थोड़े उम्र दराज हो चुके हैं, ट्रेंड भी बदला है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में अब क्या महाराष्ट्र की राजनीति के नए चाणक्य देवेंद्र फडणवीस। तो आज का दिन काफी बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंडेट बहुत क्लैरिटी के साथ मिल गया था। सीएम कौन होगा इसको लेकर मंथन चिंतन चलता रहा और आज वो तस्वीरें भी तमाम साफ हो गई, कल ही साफ हो गई थी। कल एक सवाल था एकनाथ शिंदे आएंगे नहीं आएंगे, और ऑप्शन क्या था आप बताइए, और ऑप्शन क्या था? कोई और इससे बेहतर, इससे मजबूत ऑल्टरनेट था एकनाथ शिंदे साहब के पास? नहीं था शायद। तो देवाभाऊ ने महाशपथ ग्रहण कर ली है। बड़ी तैयारियां आजाद मैदान में की गई, बड़ी तैयारियां थी, बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े फेसेस थे, ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टार्स थे बल्कि बॉलीवुड स्टार्स का भी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ था। किसी के लिए सीट नहीं थी, शाहरुख खान खड़े नजर आए, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कोई ऐसा फेस नहीं बढ़ा जो इस और ऐसा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में ही हो सकता था। इस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह। अब यहां से चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, एक बहुत जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, इस पर बातचीत करेंगे, इस पर संवाद करेंगे बिना देरी किए, क्योंकि मैं एक बार पहले भी तारुफ करा चुका हूं, एक बार फिर से जल्दी से करवा देता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट पार्थ साहब वेंकटेश्वर जी, सर नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ स्टूडियो में संजय मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर, आपको भी बहुत स्वागत आपका। आंचल के साथ भीड़ हमें नजर आ रही है, कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मैंडेट तो बहुत जबरदस्त मिल गया था महायुति को, अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर 132 सीटें दे दी। और वो कोट आजकल बहुत वायरल चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का कि मेरे पानी को उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना। ये वापसी भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र फडणवीस की और महायुति की सरकार गठन जो हुआ है पिछले 14 दिनों में जो घटनाक्रम रहा है, योर फर्स्ट टेक सर। संजय जी, यही सवाल आपसे, 14 दिनों तक ये चलता रहा, महायुति को इतना बम्पर मैंडेट मिल गया, सब कुछ बहुत क्लैरिटी थी, फिर ये धुंध और अब छट चुकी है पूरी तरीके से, कहेंगे आप? नहीं रोहित जी, बिल्कुल नहीं छटा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो 14 दिन समय जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है जी, इतनी प्रचंड बहुमत के बावजूद भी, इसके पीछे दो कारण थे। एक, भारतीय जनता पार्टी आज की इस स्थिति में नहीं चाहती थी कि किसी तरह की देश में कोई गलत संदेश जाए, क्योंकि ये इनके बगैर भी सरकार बना सकते थे, लेकिन ये संदेश देना नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे के कंधों पर बैठ करके सत्ता में और सरकार में सभी राज्यों में आई है, चाहे वो बिहार हो, बिहार में तो आज तक भारतीय जनता पार्टी खुद पे सरकार नहीं बना पाई है, महाराष्ट्र है जो शिवसेना के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है। तो शिवसेना को इन्होंने खत्म किया। अब शिवसेना के जो दूसरे पार्ट हैं, एकनाथ शिंदे, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सरकार में ये ज्यादा दिन तक चल पाएंगे। संजय सर, प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिएगा, आप ही कंटिन्यू कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, यानी गठबंधन धर्म निभाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये प्रेशर है या जिम्मेदारी है? नहीं, आज के डेट में इनकी मजबूरी है, प्रेशर है ये, बिल्कुल आज के डेट में ये प्रेशर है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि इनको आगे भी चुनाव है और राज्यों में भी चुनाव है और गठबंधन में होना है, तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये प्रेशर में ये काम इन्होंने किया है, नहीं तो ये अकेला सरकार बना सकते थे, अजित पवार के साथ भी सरकार बना सकते थे। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंडेट मिला है, जो अभिमन्यु तक कह दिया गया, समुंदर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बाइट आ रही है, आगे भी करते रहेंगे। मी पुनाइन, अब 3 बार हो चुके, अब फिर चौथी बार। कैसी तैयारी है देवेंद्र सर की 5 साल में? देखिए, मी पुनाइन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो
कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुन्हा इन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अमृता फडणवीस इज नॉट ओनली मिसेस मुख्यमंत्री, आप एक इंडिपेंडेंट भी बहुत आपकी पहचान है, तो इस मिनिस्ट्री में महिलाओं को कितना चांस मिलेगा? महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए और क्या होगा? मैं भी एक महिला हूँ तो देखिए, योजनाएं तो आप सारी जानती होंगी, लाड़की बहन से लेके सुकन्या समृद्धि, भाग्यश्री, अन्नपूर्णा, एसटी जो चलती है प्रवास, उसमें 50% की छूट, विधवा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं और एडअप हो जानी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैं सोचती हूँ किसानों के लिए भी जो मॉडर्न टेक्निक से वो सामने आना चाहिए एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स और नो इंटरेस्ट रेट्स, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है किसानों की, स्त्रियों की, ये आगे आनी चाहिए। और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा तो अमृता फडणवीस को आप कह रही थी। संजय सर प्लीज कंटिन्यू सर। कहना चाह रहा था कि पूरे जो ये चुनाव हुए हैं किस मुद्दे पे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई और किस मुद्दों को उठाया जनता के बीच में, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप बटोगे तो कटोगे, कौन काट रहा है, किसको एक साथ रहना है, किससे अलग रहना है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आपने ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये जो संदेश दिया गया है, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही गलत संदेश है भारत के लिए, जहां पे ये कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। ट्रू। इसके बावजूद भी कई जगहों पर हम सुनते हैं कांग्रेस को परजीवी कहकर कर रहे हैं, और जैसा आप कह रहे थे ना कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी कंधे पर है, उस तरफ से कहा जा रहा है ये हाल तो कांग्रेस का हो गया है। कहीं पर कोई इस साथी बात चाहिए। को 30 सेकंड सर, फिर मैं पार्चा सर के पास जाऊं। सर प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा था, इसको इसलिए एड ऑन किया मैंने कि यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर और अन्य पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगाती रही है कि मुस्लिम को तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये काम करते हैं। हाँ। और मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं। सर मगर कई मंचों से उन्होंने कहा है आप 20% के लिए करते हैं, मैं 80% के लिए करते हैं, इसमें गलत किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आज कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है और 140 करोड़ के देश में सबसे मतलब जो हिंदुओं का देश है, आप उन हिंदुओं को डरा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहां हिंदुस्तान को ताकत दिया, कहां हिंदुत्व को ताकत दिया? आपने कहा किन मुद्दों को लेकर बीजेपी गई, लेकिन जो ये पूरा मैंडेट आया, जो सारा मैंडेट आया, ये तो ये बता रहे हैं कि आप ये देखिए, आप जो चला रहे हैं, आप ये जो चला रहे हैं, आप देखिए ये जो बीच में आप राउंड करके चला, तस्वीरें हैं। एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम की पद शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अजीत दादा पवार आपको नजर आ रहे होंगे, और यहां पर वीर शिवाजी छत्रपति महाराज की ये प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण किया गया, अपना शीश नवाया गया। पार्चा सर मैं आपके पास आ गया। यहां पर तो संजय जी ने कह दिया कि गठबंधन धर्म ये कोई नीति नहीं है, ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। आप कैसे देख रहे हैं सर, योर फर्स्ट रिएक्शन? पार्चा सर, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का जो विक्ट्री हुई है यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिक्स के वजह से है, लोकल कंफ्यूजन के वजह से है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना बहुत कमजोर नजर आए, और इसके अलावा शिंदे को वो सीट भी ज्यादा नहीं जीते, अजित पवार भी सीट ज्यादा नहीं जीत पा सके। तो ये लाजमी है कि बीजेपी को वोट मिला है, और जो फडणवीस है उनको सीएम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे शायद आरएसएस का बड़ा हाथ है, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस जो कास्ट पॉलिटिक्स चलता है, जो एक ब्राह्मण होने के बावजूद वो अगर वो महाराष्ट्र के सीएम बने, तो उसके पीछे कोई राज तो है। वो राज शायद जो एक वो आरएसएस की वजह से हो सकता है, क्योंकि गडकरी और फडणवीस माने जाते हैं कि आरएसएस के फेवरेट्स हैं। जब महाशपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, भव्य शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, एक नारा भी बहुत वहां पर ट्रेंड कर रहा था, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। मेरी सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रही हैं आंचल तिवारी। आंचल तिवारी के साथ एक जबरदस्त पैनल तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। आंचल के साथ काफी लोग हैं, वो भी काफी आतुर होंगे, क्योंकि जो क्लैरिटी चाहिए थी, एकनाथ शिंदे जी बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। आपके साथ जो लोग हैं, आंचल जी क्या कुछ रिएक्शन है वहां पर?
जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल दिखाई दे रही थी, आज वो थम गया और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे। हालांकि सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद पर आएंगे या नहीं, लेकिन वो सस्पेंस भी खत्म हुआ और आखिरकार वो आजाद मैदान में पहुंचे। इसके साथ ही आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो ऐतिहासिक था, क्योंकि आम जनता के साथ ही साथ यहाँ पर वीवीआईपी, साधु संत, लाडली बहन, सभी लोग यहाँ पर नजर आए। 40,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी देखी गई। एक उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे आसपास लोग खड़े हैं, बात करने के लिए उत्साहित है। सबसे पहला सवाल आपसे करूंगी कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? महाराष्ट्र की जनता बहुत 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 खुश है। महायुति की जीत से हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण की ईश्वर ने। और मैं देवेंद्र जी को बहुत, ये जो लहर चली है महायुति की, उसमें जल्दी से जल्दी बीएमसी और नगरपालिका का इलेक्शन कराओ, तो ये लहर में बीएमसी जो शिवसेना उद्धव पूरी तरह साफ हो जाएगी और महायुति का झंडा सब नगरपालिका में भी लहराएगा। तो रोहित, सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ पर ये भी है कि एक है तो सेफ है। वो टी-शर्ट दिखा दीजिए। हाँ, राजनीतिक में बहुत गूंजा था और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने टी शर्ट पहना हुआ था, एक है तो सेफ है। और सवाल करने पर एक ही जवाब आया था, एक है तो सेफ है और एक रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे, आप पहले वोटर हैं और आपने वोट डाला है, इसके साथ ही आपने टी शर्ट पहना है, एक है तो सेफ है। मेरे हिसाब से आज महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत की जीत हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे इंसान है जो पूरे इंडिया को इंस्पायर करते हैं और मैं खुद मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। ठीक है, आइडलाइज कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी लाइव आ रही हैं, वो लगातार हम दिखा रहे हैं। संजय सर, अभी आप इन्हीं नारों की बात कर रहे थे, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ट्रेंडिंग होना चाह रहे हैं। हम तो संसद में भी देख रहे हैं टी शर्ट्स के पीछे स्टिकर्स, आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नारे मतलब जनता इनसे एंटरटेन हो रही है, एंडोर्स हो रही है। बिल्कुल जनता होगी ना। जो देखिए, इसने क्या किया कि हम इनसे इंस्पायर हैं। और जो देखिए, एक नेता हैं देवेंद्र फडणवीस का अपना, ठीक है, उनके भी अपने व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन ये नारा देकर के जनता के बीच में, इस नारे के साथ जाकर के आप इलेक्शन करवाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र दोनों ही सामने आता है। आप देश को बांट रहे हैं और बांटने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और विपक्ष का जो इनके ऊपर आरोप लगता है कि देश को बांटने का, इससे साबित हो जाता है स्पष्ट रूप से कि आप बांट रहे हैं। आप हिंदुओं को सिर्फ डराते हैं कि मुसलमानों से सावधान रहो, और जब हिंदुओं की बारी आती है तो आप SC, ST, OBC में इनको बांट देते हैं। हाँ। आप किसी मंत्री बनाते हैं तो आप संसद में खड़ा होकर के बोलते हैं कि मैंने SC, OBC से हमने इतने मंत्री बनाए, SC से हमने इतने बनाए, मगर हर दल में नहीं नजर आती। बाकी दलों के ऊपर तो है ही ना। अच्छा, मैं तो आज मैं कह ही रहा हूं ना कि आज मैं कह रहा हूं कि जो देखिए, जो महाराष्ट्र का जीत है, ये ईमानदारी की जीत नहीं है, ये जनता के द्वारा दिए गए वोटों की जीत नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये बेईमानी की जीत है। क्योंकि यदि ये नारा इनका चला होता और यदि जनता तक ये पहुंचा पाए होते तो फिर झारखंड क्यों हार गए? ठीक है फिर सर इसी चीज पर, क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, कृष्णमोहन शर्मा जी, सबसे आखिर में इसलिए आपके पास आया कि आंचल के पास भी हो आया, वहां पर लोग बहुत उत्साहित हैं। आपने पार्चर सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी सुन लिया। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय सर, उनको भी आपने सुन लिया। और यहां से कहा जा रहा है कि एक तो वो आरएसएस के बहुत करीबी हैं, इसलिए सीएम तो बनना ही था। और संजय जी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मैंडेट आया वो बेईमानी का है। अब संजय जी क्या कह रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। आज दिल्ली में बहुत सारी गतिविधियां थी, CR पाटिल जी ने लंच दिया हुआ था, तो वहां पे मैं गया हुआ था। बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे पार्टी के लोग थे, उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही जिसको जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है उसमें 3 महानायक हैं, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और एक तरीके से वहां पे अजित पवार है। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र की में देवेंद्र फडणवीस की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। तो उन्होंने कहा कि 2 पे पावर 3 रखिएगा तो उसका जो सम होता है वो 8 होता है, यानी जनता की उम्मीद जो है इस सरकार से 8 गुनी है। डबल इंजन की सरकार नहीं, 8 गुना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात बहुत थी जो आप अभी कह रहे थे कि जो इस बार चुनाव हुआ महाराष्ट्र में वो फेस और तेज का चुनाव हुआ। फेस शिंदे का था और जो तेज था, जो जिसको चमक कहते हैं, वो चमक देवेंद्र फडणवीस का था।
तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता में पार्टी में संघ के जमाने से दो नायकों की परिपाटी चलती आ रही थी, अब यहाँ पे पांडवों की परिपाटी हो गई है। और उन्होंने बखूबी गिना दिया, कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह, योगी जी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पीछे से एक महानायक है इस चुनाव के जीत के, उसमें अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव हैं, जिन्होंने पूरी रणनीति बनाई और हारी हुई बाजी को उन्होंने जितवा दिया। अब एक सवाल मेरा अपने पैनल से है कि जो लोग आज कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे या एक है तो सेफ है, ये गलत है। ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्या जिस समय लोकसभा के चुनाव में ये कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में है और रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या वो नारा सही था? अगर वो नारा सही था तो ये नारा गलत कैसे है, और ये गलत है तो वो सही कैसे था? थैंक यू सो मच सर, आपका सवाल भी आ गया। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। संजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार सर मैं इनको जवाब दे दूं, एक लाइन में जवाब दे दूं कि इन्हें समझना चाहिए कि ये नारा और ये आवाज किसने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या से सांसद प्रत्याशी ने कहा, साउथ के नेता ने कहा, इनके 4 नेताओं ने जो प्रत्याशी से सांसद का, उन्होंने कहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आसानी से संविधान बदल सके। आप बताइए, आपको याद है, आप पत्रकारिता करते हैं, सर, ये तो तो जनता तक सही सच्चाई बात को पहुंचाया। ये तो देखिए बैकफायर हो गया लोकसभा चुनावों में। हालांकि वोट शेयर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन सीटों में नहीं हो पाया, लोकसभा की सीट्स नहीं आ पाई। पार्षद सर, आप कैसे देख रहे हैं? अब ये महायुति की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ इतना भी मैंडेट नहीं है कि ऑफिशियली कोई नेता विपक्ष के तौर पर भी खड़ा हो जाए। तो सदन में 288 के सदन में महाराष्ट्र में ये तस्वीर आ सकती थी क्या? किसी ने इस चीज को एक्सपेक्ट किया था क्या? छगन भुजबल कुछ कह रहे हैं। और कितने सारे लोग आए हैं, राज्य भर से आए हैं और देश भर से बड़े बड़े नेता आए हैं, उद्योगपति आए हैं, फिल्म स्टार आए हैं। अजित पवार जी भी डेप्यूटी सीएम की शपथ ली है, उनको क्या छगन भुजबल को आप सुन रहे थे। पार्षद सर, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया होगा। अगर सारी चीजें गलत थी, नारे भी गलत थे, कैंपेन भी गलत थे, लोकसभा चुनावों में हवा भी महाविकास अघाड़ी की तरफ थी, एक्सपेक्ट किया हुआ था, ये तो फिर ऐसा हो गया एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो मैं ये कह रहा हूं कि नारे के वजह से बीजेपी नहीं जीता जी। वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन इतना कंफ्यूज था, इसलिए बीजेपी निकल पड़ा। ओके। और उनके साथ जो थे महायुति के बनिस्बत जो दूसरे लोग ठहरे उनके खिलाफ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, वो बहुत ही कमजोर नजर आए लोगों को, इसलिए वो लोग बीजेपी को वोट दिए। वोट इसलिए नहीं दिए कि वो हिंदू कम्युनलिज्म के है या वो मेजोरिटेरियन सरकार चलाना चाहते हैं, वो सवाल नहीं था। ये हम भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र लोकल इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है। और बीजेपी वाले ऐसे मना रहे हैं कि कोई जश्न है कौम के तौर पर, कौमी जश्न है उनके लिए। सही है कि इससे पहली बार कभी बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं जीता, लेकिन एक स्टेट है, ये भूल जाना नहीं भूलना चाहिए। और स्टेट जैसे आपने खुद ही कहा, आपने कहा कि विपक्ष में वो दम ही नहीं था। क्यों? कारण क्या रहे? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा था भैया शरद पवार साहब हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे हमारे साथ है, कांग्रेस का पूरा आला कमान महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन चिंतन कर रहा था। वो कमी वो एड्रेस नहीं कर पाए क्या प्रॉब्लम्स को? पार्षद सर, क्या विपक्ष एमवीए एड्रेस नहीं कर पाया प्रॉब्लम को? नहीं, वो ऐसा लगता है ऑपोजिशन कमजोर दिखाई पड़ा है। और उस कमजोरी को छिपाने की कोशिश नहीं की है, ना तो वो अपने ताकत को बढ़ाने के लिए कोई जाके वहां पे कैंपेन नहीं किया जोरदार से। और जब आपको याद होगा 19 में और 24 में शरद पवार जी लोकसभा इलेक्शन में बहुत तगड़े थे, वो तगड़े तरीके से कैंपेन किया है। लेकिन इस कैंपेन में वो ऐसा लगा कि वो कमजोर जान पड़े। आप ही की इस बात को अगर मैं संजय सर, अगर पार्षद सर जो कह रहे हैं कि भैया घर बैठे बैठे राम भरोसे भगवान भरोसे थोड़ी होगा, कैंपेन में फायर चार्म तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। आपको लगता है वो भी नहीं था या रीजन कुछ और? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पारसा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनका एक नज़रिया है, उनके नज़रिए के ऊपर मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा एक अपना नज़रिया है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष
सरकार आपकी थी, सरकार आपकी है, और ये विपक्ष आरोप लगा रहा है स्पष्ट रूप से। वो संसद के अंदर आरोप लग रहे हैं, संसद के बाहर आरोप लग रहे हैं, विधानसभा में आरोप लग रहे हैं कि आपने जितनी भी एजेंसियां हैं उस पर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप जैसे चाह रहे हैं, एक अडानी का जो मामला आया हुआ है उसको महाराष्ट्र जीतना इनके लिए बहुत जरूरी था। ये उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, और विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए ये झारखंड को दे दिया। अदरवाइज ये झारखंड भी करके जीत जाते और अपनी सरकार बनाते। लेकिन ये कहना था कि यदि ईवीएम गलत है तो आप महाराष्ट्र जीत, मतलब यदि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है तो झारखंड में ईवीएम कैसे सही हो जाता है? अगर ईवीएम में प्रॉब्लम हो सकता था तो अयोध्या तो नाक की बात थी। देखिए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। आप जो घोलमाल करते हैं कि ठीक है हमारी परसेंटेज ये, जैसे अयोध्या इनको लग रहा था कि मैं तो जीत ही रहा हूं, तो इसलिए वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक लाइन से आप देखेंगे 36 सीटें हार जाना या 36 सीट में समाजवादी पार्टी का जीतना। संजय सर, आपके मन में कंफ्यूजन है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, सच बताइएगा। देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं आपसे मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि आज के डेट में, आज के इस नए भारत में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कुछ भी संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मैं भी कहता हूं मोदी है तो मुमकिन है। मैं वापस आऊंगा। आंचल के साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं जब एक रिपोर्टर खड़ा होता है तो लोग भी खड़े रहते हैं कि हमसे बात होगी। आंचल, अभी हमने लाडकी बहना योजना के बारे में बहुत सुना था, उसका फायदा भी मिला होगा तभी इतना बंपर मैंडेट आया। लेकिन थाने वासी जहां पर रहते हैं एकनाथ शिंदे, मेरे कई जानकार हैं क्योंकि पिछली बार मैं बहुत घूमा थाने में, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो तो कह रहे थे कि भैया एकनाथ शिंदे जी के फेस पर चुनाव लड़ा गया था, सीएम भी उनको बना देते। कोई और चारा था क्या एकनाथ शिंदे के पास डिप्टी सीएम के पद को स्वीकारने के अलावा? जी बिल्कुल रोहित, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी भी पता नहीं चलता है। लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल तक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मौका दिया था, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम भी किया, कई फायदा बीजेपी को जरूर मिला है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनको नई जो पहचान है वो इस मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मिली है। भले उन्होंने ठाणे वासियों के लिए काम किया, ठाणे में लोगों के लिए काम किया, लेकिन उनके पास अगर गृह मंत्रालय को लेकर बात करें तो वो लगातार मांग कर रहे थे गृह मंत्रालय को लेकर, और इसी बीच खींचतान थी और यही वजह थी कि सरकार नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज भी जिस तरीके से 3:30 बजे तक ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे आज के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचेंगे, उस पर खुद एकनाथ शिंदे ने विराम लगाया और उन्होंने एज अ डेप्यूटी सीएम शपथ ग्रहण किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो अंदरूनी है। अब ऐसे में जिस तरीके से महायुति की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि तीनों गुट एक साथ आगे भी रहेंगे और 5 साल तक जो हमारी सरकार है वो चलेगी। आगे पीछे चीजें होती रहती है लेकिन महायुति कभी भी टूटने वाली नहीं है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से महायुति एक बार फिर से राज्य में आई है, लेकिन महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति थी तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, तस्वीर महाराष्ट्र की कितनी बदली है? महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी बदल गई है। एक ऐतिहासिक दिन है कि ये जो लहर है, एक है तो सेफ है, वो लहर पूरी महाराष्ट्र में फैल गई है और यही लहर आगे भी बीएमसी और नगर पालिका के इलेक्शन में जाएगी। और लाडली बहन योजना और सब योजना, और मोदी ने और योगी ने जो कहा बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, वो पूरा महाराष्ट्र के लोगों के ब्लड में घुस गया है और ये अभी निकलने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस आज से महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, लेकिन एक इस पद को लेकर महायुति में खींचतान चल रही थी। क्या कहेंगे और कितना कुछ बदला है? जनता को सबसे पहले ही पता था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको मुख्यमंत्री 5 साल तक, आज तक महाराष्ट्र में किसी ने भी 5 साल तक चलाया है वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही सर है। तो इसके लिए आगे भी उनको, और तीनों जन अनुभवी हैं, प्रशासनिक है और हर जगह काम किए हुए हैं। लॉकडाउन में सब घर में थे, जो मुख्यमंत्री साहब थे वो घर में थे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सब एकनाथ शिंदे साहब भी। इमोशंस हैं ये तमाम जो समर्थक हैं उनके इमोशंस हैं। तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। लाडकी बहना योजना, खुद इस योजना की बात हर कोई कर रहा है। लाडकी बहना, लाडके भाई, लाडके किसान, लाडके युवा, इन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। लेकिन यहां से चैलेंजेस बड़े हैं क्योंकि मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि जितना बड़ा मैंडेट होगा जिम्मेदारी उतनी बड़ी होगी। सितारों से सजी शाम रही, बॉलीवुड का सितारे मौके पर मौजूद रहे और क्योंकि बम्पर मैंडेट मिला, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली,
उसके पीछे हार्डवर्क भी होगा, जाहिर सी बात है हार्डवर्क होगा तभी आपका रिजल्ट ऐसा आया है। और हार्डवर्क के बाद जब रिजल्ट शानदार आ जाए तो सेलिब्रेशन तो ग्रांड बनता ही है। आजाद मैदान अब से कुछ देर पहले साक्षी बना 40,000 लोगों के साथ, 40,000 गेट्स के साथ, जब एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। अब आप समझ चुके हैं देवेंद्र फडणवीस साहब एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर हैं। उनके दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड उनके दोनों साथी, भरोसेमंद साथी आप कह सकते हैं फिलहाल, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे साहब। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। संजय सर, हर एक मसले पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी देश की, इतनी बड़ी माया नगरी, वहां पर मुंबई का हर एक सितारा यहां पर पहुंचा हुआ था। ये जो 14 दिनों का पूरा 23 तारीख को क्लियर तस्वीर आ गई। आप कह रहे हैं कि ये मजबूरी रही। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हम तो चाहते हैं हर कोई सेटिस्फाई हो। जब हम अपने साथियों को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो देश की आवाम को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात थी। आज यदि एकनाथ शिंदे को, देखिए यदि इनके पास थोड़ा सा इसके बाद में सोचिए कि मेरे जो लॉजिक हैं वो सही या गलत है जी। 132 की जगह भारतीय जनता पार्टी यदि 100 पे रह जाती या 80 पे रह जाती तो मुख्यमंत्री कौन बनता? फिर मुख्यमंत्री कौन बनता? फिर तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते। ठीक, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ। लेकिन आपने बढ़त पाई, आपके विधायक ज्यादा जीते और आज आपने देखा कि यार मैं तो बहुमत के बस आसपास हूं और अजीत पवार दादा हमारे हैं। हाँ। जिन पे 70,000 करोड़ का मैंने घोटाला करके उनको नाथ में वो नथ रखा है और वो तो मेरे साथ ही रहेंगे, अभी तक कहीं हिल नहीं सकते क्योंकि हमने ईडी सीबीआई की फाइल तो बंद की नहीं है। उन्हें घुमा रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश को की जनता को पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप आप स्वयं लगाते हैं और आप ये कहते हैं हमने पकड़ लिया है, उसके बावजूद उसी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और आप दूसरे पे संसद में खड़ा होकर के आरोप लगाते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जो आपके जो लाइन है इसे देश की जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? सर, एक है नजर और एक है नजर। आप भी प्लीज कंटिन्यू करें। नजर और नजरिए की बात हम लोग हमेशा करते हैं। आप तो बहुत सीनियर हैं, आप लोगों को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को भी और खोलते हैं, आप लोगों को सुनते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम तो सब में है ना? क्या महाविकास अघाड़ी में नहीं था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने चैलेंज क्या दिया था, आपको याद है या मैं याद दिलाऊं? उन्होंने कहा था कि एक बार पूछ के बताइए कांग्रेस से, राहुल गांधी से, सावरकर वीर थे कि नहीं थे। अब शिवसेना साथ बैठी है। ये तमाम चीजें तो उस तरफ भी हो गई ना। ये दोनों दो लाइन है। हाँ। दोनों दो लाइन है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच मजबूरी का गठबंधन था। यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्ते अच्छे होते जी, यदि वो खराब हो गया उसके लिए जिम्मेदार कौन था? सिर्फ शिवसेना को तो नहीं कह सकते। रिश्ते एक तरफ से तो होते नहीं है, दोनों तरफ से रिश्ते बने तो 17 साल पुराने गठबंधन के आपके थे। अकाली दल के जो हालात हुए, अकाली दल जो आपको छोड़कर गई, क्यों छोड़कर चली गई? आप नीतीश कुमार को ले लीजिए, सबसे पुराने साथी, वो बार बार आपको छोड़कर क्यों बिहार में जाते हैं और फिर भागकर वापस आते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है, ये राजनीति है। लेकिन उससे देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री केंद्र में खड़ा होकर के दिल्ली सरकार को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि रेवड़ी की प्रथा जो देश को बर्बाद कर देगी, और आप यहां सीना ठोक कर बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी रेवड़ियां बांट दी हैं। अब तो सर ये ट्रेंड हो गया। जब आप रेवड़ी बांट रहे हैं एक तरफ, वही काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं सवाल उठाता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं है। ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री। सर, मगर बदलाव कैसे आएगा फिर? देखिए जो बातें एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ। इससे पहले रोहित जी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 80-20 वो भी आपने बोले होंगे। लेकिन जनता इनसे एंटरटेन भी हो रही है। जनता कह रही है कि वाह वाह शानदार, हम तो टी शर्ट पहन के घूमेंगे। मैंडेट उनको, जिस नीति पे वो चल रहे हैं सर, राजनीति कर रहे हैं, राज करने की नीति करेंगे। जिस नीति पे वो चल रहे हैं रिजल्ट दे रहा है तो बदलेंगे क्यों, बताइए आप मुझे। बदलना भी उन्हें नहीं चाहिए और मैं कह रहा हूं विपक्ष को भी नहीं बदलना चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि दिल्ली की एक सरकार जो पूर्ण रूप से सरकार नहीं है, जिस पे केंद्र की शासन चलती है, केंद्र फंडिंग करता है, वहां की एक सरकार, निर्बल सरकार, यदि शिक्षा पे 25% खर्च करती है अपने बजट का, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार को कितना करना चाहिए? मध्य प्रदेश की सरकार को कितना % करना चाहिए? गुजरात की सरकार को कितना % करना चाहिए? और मैं कहता हूं बिहार की सरकार को कितना % करना चाहिए? ये जनता को बताया जा रहा है क्या?
आपके माध्यम से भी नहीं बताया जा रहा है। मीडिया चैनल भी इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। सर, जिस दिन को झटका लगता है सारे मुद्दे आते हैं। अभी आप जनता, सर मैं कह रहा हूं, मुझे मत सुनिए, जनता ने कहा महंगाई, जनता कह रही है हम तो दे रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जनता को मुद्दे पर ही चुनाव लड़वाना अभी आपने सुनाया मैंडेट, हाँ जो अभी आपने सुनाया वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शपथ में आने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, हाँ स्वाभाविक हो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के खून में यह शामिल हो चुका है कि बटोगे तो कटोगे। तो मेरे समाज को बांटने का काम वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि हम सदन में कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, ये बंटना नहीं हुआ। जातीय जनगणना की बात क्या जाति में नहीं मानती है क्या भारतीय जनता पार्टी? तो मैं एक बात सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो शुरू करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो ठाकुर कहते हैं, जो छत्री, जो भी लोग हैं, वो अदर कास्ट में जाकर के SC ST OBC में संबंध करना शुरू कर दें, शादी ब्याह शुरू कर दें, खान पान शुरू कर दें, उठना बैठना शुरू कर दें, रिश्तेदारी करना शुरू कर दें, करें ना, शुरुआत तो करें। सिर्फ वोट के लिए मिसलीड करना और देश को गुमराह करना, ये मैं नहीं समझता कि केंद्र की किसी भी सरकार ऐसी बड़ी पाप करती होगी और पूर्वज की कोई भी सरकार पाप मैं नहीं। आपका सरनेम देख पा रहा हूँ मिश्रा, आप पंडित ही हैं, मैं पोखरियाल हूँ, मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हूँ। ये तो मेरी माताश्री भी मुझे कल परसों जा रही थी कि भैया किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, जातियाँ बातियाँ ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो शादी ब्याह वाली बात है, इसको कोई एंडोर्स करेगा? मेरे हिसाब से इंदिरा जी ने बाहर जाकर के किया था और इंदिरा जी ने उस वक्त जो संदेश दिया था, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि वो ही एक था कि भाई देश के लिए एक संदेश है कि जाति कोई चीज मायने नहीं रखता, धर्म कोई मायने नहीं रखता। तो फिरोज साहब का नाम तो हम गांधी सुनते हैं, यूजुअली हम लोग उल्टा करते हैं। नहीं, फिरोज गांधी तो ठीक है, एक टाइटल दिया गया था और इंदिरा जी के साथ शादी होने के बाद वो टाइटल था, गांधी जी ने टाइटल दिया था, ये भी हम पढ़ते हैं। लेकिन जो चीजें मायने रखती हैं, आज देश के प्रधानमंत्री जब संसद में कहते हैं, चलो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मैं पूछता हूं झारखंड में फिर क्यों फेल हो गया? आप झारखंड में क्यों फेल हो गए? आपके ये नारा झारखंड में क्यों फेल हो गया? सर वो ये कह रहे हैं कि नारा फेल हो गया, हम तो जनता ने जो मैंडेट दिया उसको सर आंखों पर रखते हैं। ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता का मैंडेट रोहित जी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ये जनता का मैंडेट नहीं है। यहां से आगे कैसे? मतलब हर बार अगर ऐसा ही होगा तो ये जनता का मैंडेट नहीं है। संजय राउत साहब भी ये कह रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया भी था, कोई गया ही नहीं। करके दिखाइए ईवीएम है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने क्या बुलाएगा? आप सिंपल सी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन के चीफ की जो नियुक्ति होती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे नीति बदल दी? आप बताइए कौन लोग नियुक्त कर रहे हैं आज के दिन में? तो फिर आपकी नियुक्ति बतौर एंकर यदि यहाँ पे जो व्यक्ति करेगा तो स्वाभाविक रूप से है कि आप उसकी तरफ रुझान रखेंगे और उसी की बात सुनेंगे। जिस तरह के डायरेक्शंस आपको मिलेंगे, जिसके हाथ में आपकी नौकरी है, जिसके हाथ में मेरी नौकरी है, स्वाभाविक हम अपने बॉस की बात सुनेंगे। बाय गॉड ग्रेस में सच बता रहा हूं, हमारे सीएमडी साहब है उपेंद्र, ऐसा कभी कोई लाइन वाइन हम लोगों के लिए फिक्स ही नहीं किया। उन्होंने कहा अगर जब भारत एक्सप्रेस बात करेगा तो जनता की बात करेगा, और मैं रोहित पोखरियाल मैंने एग्जांपल दिया, मैं अपनी लाइन भी क्लियर कर रहा हूं सर, हम तो आपस में संवाद करते रहेंगे। बिल्कुल, हम एक बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच संजय साहब, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल तिवारी, आगे भी जुड़ेंगे आपके पास, क्योंकि महाराष्ट्र में सेलिब्रेशन तो अभी शुरू हुआ है महायुति के लिए। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।